अस्सलाम वालेकुम। बहुत अरसे बाद हम आपके पास आए हैं लास्ट की पॉडकास्ट लेके। आज हमारे साथ हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनमें उमैर आसिम साहब हमारे साथ हैं। उमैर साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं बहुत अरसे बाद। उमैर भाई, क्या हाल है? ठीक ठाक हैं? खैरियत से हैं? बेहतरीन बेहतरीन। आप लोग सुनाएं कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, थैंक यू। और हमारे साथ हमारे बड़े स्पेशल गेस्ट आज शुएब साहब। शुएब साहब, क्या हाल है? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाइए, सब ठीक है? जबरदस्त, थैंक यू सो मच। सो आईएसएस की ट्रांजिट यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की ट्रांजिट हमारा आज का टॉपिक है। लेकिन उससे पहले मैं आपसे कुछ पिक्चर्स भी शेयर करना चाहूंगा और आपसे आपका ओपिनियन भी चाहूंगा। शुएब साहब को मैं बताता चलूं, हमने यहाँ पे ऐड किया है क्योंकि शुएब साहब ने हमारे ग्रुप के अंदर स्पेस स्टेशन की इमेजिंग और उसकी ट्रांजिट की इमेजिंग, यानी वो जिस चीज के भी आगे से गुजरा है, शुएब साहब यहाँ पे रेडी थे, कैमरा और सारा सेटअप उनके पास था और उन्होंने पूरी पूरी तरह उस मौके का फायदा उठाया। तो पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा कि उमैर भाई, ये स्पेस स्टेशन जो है ये क्या चीज है और क्या इसके अंदर वाकई 6-7 इंसान रह रहे होते हैं और उनको खाना कैसे पहुंचता है? जी, मुझे पता था आप खाने का जिक्र जरूर करेंगे। अच्छा, तो ये जी वो इंसान की काविश के जो काम मुश्किल है, जो काम नहीं हो सकता, वो करने का जो उसका एक इश्तियाक है, शौक है। तो जो ये खला के ख्वाब हैं, कायनात के ख्वाब हैं, तो इंसान को खुद जाने का शौक, जैसे किसी पहाड़ पे जाने का शौक, किसी दूर दराज K2 को सर करने का शौक, तो उसी तरह की ये ख्वाहिश है इंसान की। और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बहुत पुराना प्रोजेक्ट है और यस, यहाँ पे लोग रहते हैं और ज़मीन के गिर्द ये घूम रहा होता है। ये एक बड़ी सारी मशीन है जो स्क्रीन पे अब आप देख रहे हैं, और ये जो इसके पैनल्स हैं जिनसे बिजली पैदा होती है, इसके डिफरेंट हिस्से हैं। पहला जो इसका पार्ट था वो ग़ालिबन रशिया का था, और फिर बहुत सारे मुल्कों ने इस पर काम किया और इसकी तामीर हुई। आमतौर पे तो बस ये समझा जाता है कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ज़मीन के गिर्द घूम रहा है और यहाँ पे लोग जा रहे हैं और आ रहे हैं, इस तरह की खबरें ज़्यादा आती हैं। लेकिन ये वाली खबरें कि वहाँ पे साइंसी तजर्बात कौन से हो रहे हैं और उन साइंसी तजर्बात के नताइज क्या हैं, ये बहुत कम सुनने में मिलते हैं। और असल जो इम्पोर्टेंस है वो ये है कि वहाँ पे जो साइंसी तजर्बात किए जाते हैं वो वाले तजर्बात हैं जो ज़मीन पे नहीं किए जा सकते। और एक यानी जितनी इसकी तफसील में जाते हैं, स्पेशली जो इंजीनियर्स हैं जो इसको ज़्यादा अच्छा समझ भी सकते हैं, उतने उनके मुंह खुलते जाते हैं कि ये मुमकिन कैसे हुआ, ये इतना बड़ा काम। तो अब बाकी मुल्क भी ये चाह रहे हैं कि जो स्पेस रेस में अब हैं वो भी ये चाह रहे हैं कि वो भी ऐसे प्रोजेक्ट्स बनाएं। तो अमेजिंग ऑब्जेक्ट है जी, जबरदस्त चीज़ है। तो ये एक तो स्पेस स्टेशन ये है ना, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। मेरा ख्याल है अब एक और भी स्पेस स्टेशन है ऑर्बिट के अंदर, वो गालिबन चाइनीज स्पेस स्टेशन। तो चाइनीज स्पेस स्टेशन और ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन दोनों दुनिया भर से आप जहां पर भी हो, अगर सही टाइम पर आप देखें तो आपको ये एक हिलते हुए, मूव करते हुए सितारे की तरह नजर आते हैं आंख से। एग्जैक्टली। तो इससे पहले कि हम शुएब साहब की इमेजेस की तरफ चलें, उमैर भाई, ट्रांजिट का लफ्ज एक ऐसा है जो हमारी नॉर्मल अर्थली लाइफ के अंदर भी इस्तेमाल होता है। हम ट्रांजिट स्टेशंस पे जाते हैं, लेकिन एस्ट्रोनॉमी में स्पेस स्टेशन के अलावा भी ट्रांजिट क्या चीज है, क्या फिनोमेना है? जी, वही आपने जिस बड़ी अच्छी आपने बात की कि जमीन पे भी हम होता है एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन ट्रांजिट करते हैं, सफर करते हैं, गुजरते हैं। ये एक ऐसा फिनोमेना है जो बहुत सारी चीजों के साथ हो सकता है। तो डिफरेंट तरह के नाम इसके हैं, लेकिन हमारे निज़ाम शमसी में बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं। वो अगर सितारों के आगे से गुजरे, जैसे कोई सैयारा सितारों के आगे से गुजरे, जैसे ये एक सूरज की तस्वीर है, ये कोई साहब है, उनका नाम नीचे लिखा हुआ है। तो ये सूरज के आगे से एक ये स्याह रंग का गोल धब्बा गुजर रहा है। ये रोशान अभी बता रहे थे मुझे कि ये मरकरी है, ये प्लैनेट मरकरी, जो कि देखना शहरों से बहुत मुश्किल है इसके अपने टाइमिंग की वजह से, और टाइमिंग्स इसके होते हैं और टाइम थोड़ा होता है इसका दिखाई देने का। तो ये सूरज के आगे से गुजर रहा है। तो हर ऐसा वाकया जिसमें एक ऑब्जेक्ट
दूसरे ऑब्जेक्ट के आगे से गुजर जाए, स्पेशली सूरज और चांद, तो इसके टाइमिंग्स नोट किए जाते हैं, इंटरनेट से इसके टाइमिंग्स ले लिए जाते हैं, जिस जगह पे गुजर रहा हो वहां पर एग्जैक्ट लोकेशन आ जाती है। तो लोग जाकर इसको देखते हैं आंख से भी, और अब तो कैमरे इतने कॉमन हैं तो लोग इसकी तस्वीर भी लेते हैं। और ये बड़ा बड़ा इंटरेस्टिंग होता है क्योंकि मुश्किल है, ये इतना आसान नहीं है। तो ये शुएब साहब हमें बताएंगे। ये शुएब साहब, हम इस तस्वीर से जो मैट साहब ने मरकरी की ट्रांजिट की ली, यानी वो सूरज के आगे से गुजर रहा था, तो मैं यहाँ पर ट्रांजिट करूंगा कि ये आपकी जुपिटर की आपकी तस्वीर है, जुपिटर की जो आपने ली थी, इसके ऊपर ये क्या हो रहा है? ये भी ट्रांजिट से रिलेटेड कुछ है गालिबन? ये बेसिकली जो चांद इसका आपको एक नजर आ रहा है वो उसके सामने से गुजर रहा है, लेकिन उससे पहले उसका जो एक जो साया है वो अब जुपिटर के ऊपर से गुजर रहा है, और थोड़ी देर के बाद ये जो चांद है ये भी इसके साथ साथ जुपिटर के ऊपर आ जाएगा। सो ये इसके जो आमतौर पे हमारे पास 4 के करीब जो चांद हैं जुपिटर के, उनके ट्रांजिट्स जो हैं वो गाहे बगाहे ये होते रहते हैं। तो ये इसको कैप्चर किया गया था। अब एक सवाल आता है कि ये टाइमिंग आपको कैसे पता जी, ये तो नजर ही कुछ नहीं आता, तो इतना सा ये सितारा होता है और वो, तो वी हैव सॉफ्टवेयर फॉर दैट जो हमारे मोबाइल के ऊपर भी हैं और कंप्यूटर के ऊपर भी हैं। स्टेलेरियम एक बहुत कॉमन सॉफ्टवेयर है, बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर और फ्री है। तो उसके ऊपर अगर आप इसको अपनी लोकेशन के ऊपर रखें तो एग्जैक्ट आपको टाइम बता देता है एनिमेशन के साथ कि कब ट्रांजिट मुख्तलिफ चांदों के जुपिटर पे हो रहे हैं, सूरज के आगे से गुजर रहा है, चांद के आगे से, हमारे चांद के आगे से ट्रांजिट ISS वगैरह, वो भी चीज़ें वहाँ से पता चल रही, तो हम फिर उसके मुताबिक प्लान कर लेते हैं। आपने अपस्केल किया था इमेज? अपस्केल, जी हाँ। हाँ, और इसमें ये जो मून के ऊपर कुछ फीचर सा फील हो रहा है, ये रियल था? ये रियल है। अच्छा, अब रोशन आपके लिए एक इंटरेस्टिंग बात होगी कि रफली 1 आर्क सेकंड साइज है जुपिटर के मून्स का। तो अगर तो इन्होंने ये इमेज कैप्चर किया है जो कि हमें नजर आ रहा है, उसके सरफेस पे कोई फीचर नजर आ रहा है, तो इसका मतलब है ये सब आर्क सेकंड इमेजिंग कर पाए हैं शहर लाहौर से। वाओ वाओ। सीन जो थी ना वो इट वाज ज्यादा जो कहें थरथरा नहीं रहा था, ये वही बेटर थी। हाँ, ये ज्यादा वो जिसको कहना चाहिए इसमें ज्यादा वो नहीं हो रही थी। तो उस वक्त ये चीज कैप्चर हो गई, जो बाद में अंदाजा हुआ कि यार मतलब एक फेज आया था जिसकी वजह से शायद, क्योंकि इसके आसपास की जो पीछे की जो 2 वीडियोस इसके आगे की और पीछे की हैं उसमें नहीं है। और ये शॉर्ट थी, ये थी भी 40 सेकंड्स की, और उसमें गालिबन ये शायद कैप्चर हो गया। और इसलिए मैं ये कहा करता हूँ ये प्लानिटरी वालों से ना कि एक वक्त में 10-15 वीडियोस आराम से बनाओ, ज्यादा बना सकते हो बनाओ, और हर एक को इंडिविजुअली प्रोसेस करो और उसमें से 1 या 2 बेस्ट सेलेक्ट करो। ये टाइम क्या था उस रफली याद है? रात का ही था सिलसिला, काफी लेट था ये, आई थिंक 12 के बाद 1 o'clock था। वही तो वो बेटर टाइम होता है। और जुपिटर भी ऊपर आया होगा? जुपिटर ऊपर था और मैं शूट कर रहा था सामने लॉन में से जहाँ पे घास और ग्राउंड था, कोई कंक्रीट, वो ये की एलिमेंट है। यस, वो वहां से मैं इसको कर रहा था, और शायद वहां से फिर ये थोड़ा सा एक शेड आपको इसमें नजर आ रहा होगा इसके। यस है हल्का सा शेड बहुत अच्छा, बहुत वो यू कैन एक्चुअली टेल कि उसके अंदर कुछ ब्राइटनेस वेरिएशन है। और इनफैक्ट कुछ लोग चांद के एक दूसरे, जुपिटर के एक चांद का साया जुपिटर के दूसरे चांद के साये के ऊपर पड़ते हुए को भी कैप्चर कर लेते हैं। सो अमेजिंग चीजें करते हैं लोग जुपिटर के मून्स के साथ। बट दिस इज वेरी, और प्रोसेसिंग बाय द वे बहुत अच्छी है, रिंगिंग नहीं है, एटलीस्ट ज्यादा नहीं है। सो वेरी नाइस। सो शुएब साहब, ये भी आपकी एक तस्वीर, आई मीन आपकी ली हुई तस्वीर है। ये बताएंगे आपके शुरू वाले कोई पिक्चर्स में से है? हाँ, ये बहुत इंटरेस्टिंग था। ये 90 mm मेरे पास रिफ्रैक्टर था, जो 900 mm, उसके ऊपर साथ मैंने एक बार्लो लगा के, तो उसको हम इफेक्टिवली 1800 mm के ऊपर शूट कर रहा था। तो स्पेस स्टेशन का पहला तजर्बा था। तो इसमें ये होता है कि आपको बहुत तेज मूव करना पड़ता है। ये वन ऑफ द फास्टेस्ट ऑब्जेक्ट्स इन द स्काई है, जो जिस स्पीड से ही आता है, तो आप अपने कैमरे के अंदर रख के उसको नहीं कर सकते। तो आपको अपने
फाइंडर स्कोप को और अपने टेलीस्कोप को बहुत ज़्यादा ट्यून इन करना पड़ता है कि वो सिंक्ड हो आपस में। वो इसलिए कि आपने फाइंडर स्कोप से इसको निशाना बनाना है और एक्सपेक्ट ये करना है कि मेरा जो मेन स्कोप नीचे लगा हुआ है वो इसको कैप्चर कर लेगा। तो ये उस वक्त की है और इट वाज वेरी ब्राइट, इट वाज अराउंड -3.2 या 3.5 का मैग्नीट्यूड था इसका। और फिर दूसरा सवाल यह था कि यार इतना आपने ब्राइट इसको ये कैसे कर लिया, मतलब कितनी ब्राइटनेस पे इसको सेट किया, और वो सारा सिलसिला। आप उस वक्त ये गालिबन वीनस भी निकला हुआ था, तो मैंने वीनस के ऊपर आई वाज लाइक फोकस तो मैंने किसी स्टार पे किया, लेकिन जो ब्राइटनेस थी वो मैंने वीनस की पिक की उसकी, क्योंकि वीनस भी बहुत ब्राइट है, ऑलमोस्ट इसके आसपास ही चलता रहता है वो विजुअली। तो इतना रखा कि इसके कोशिश की थी कि इसको सारा एक वाइट ब्लॉब ना बन जाए और कुछ फीचर नज़र आ जाए जितना मैं कर सकता हूँ। सो इसके लिए जो हम सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं वो भी स्टेलेरियम भी हो सकता है, और हेवंस अबव एक ऐप है, उसके थ्रू आपको बता देता है किस वक्त आपका ISS आपके एरिया में कब आ रहा है। सो दैट वाज डन ऑन दैट थिंग, और टोटली डिफरेंट है प्लानिटरी से। ये आपको एक हाथ से टेलीस्कोप पकड़ी होती है और एक हाथ से अपना कर रहे होते हैं इस तरह क्यों मूव, एंड यू एक्सपेक्ट कि यार मेरी वीडियो में कुछ आ जाए। तो वीडियो में जब ये आ जाता है और फिर आप प्रोसेस करते हैं तो ऑलमोस्ट 6000 फ्रेम्स में से कोई 60 फ्रेम्स में ही आता है, तो वो इंडिविजुअली आपको फिर उसके थ्रू कर सकते हैं, देख सकते हैं जहाँ ये ISS के साथ एक जो इशू है वो ये कि जो हमारा सेलेस्टियल इक्वेटर है उसके पैरेलल जितने सर्कल्स आसमान में अगर ड्रॉ करें तो ISS उस आप कह लें डेक्लिनेशन पे नहीं है। ISS की ऑर्बिट की इंक्लिनेशन इंटरसेक्ट करती है सेलेस्टियल इक्वेटर को, विच मीन्स कि आपके इक्वेटोरियल माउंट्स जो हैं वो सिर्फ आप नॉर्थ घुमा के उसको ट्रैक करना पॉसिबल नहीं है। तो ISS की ट्रैकिंग एक बहुत बड़ा चैलेंज है, इसलिए शायद बहुत से लोग नहीं इमेज कर सकते। जी ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे हाँ, ही है। और बल्कि ये शोएब ने तो मैनुअली किया है ना, और मैं इसमें एक और बात जरूर कहूँगा कि बहुत सारे लोग अटेम्प्ट ही नहीं करते हैं इस ख्याल से कि ये कौन सा हो जाना है। लेकिन शोएब ने जो पहले, शोएब इज द फर्स्ट पर्सन मैं जिसको मैं जानता हूँ, और जो कि ऑब्वियसली ऐसा ही है, जिसने ISS को कैप्चर करना शुरू किया था। ही इज द फर्स्ट पर्सन। और जिस तरह मैनुअली इन्होंने किया, इन्होंने जस्ट अटेम्प्ट किया है ना, मतलब अटेम्प्ट किया और अटेम्प्ट में आ गया। अच्छा, फिर ये जो एक्सपोजर सेटिंग है शोएब, दैट्स अ गुड आइडिया कि आप इक्वलेंट तकरीबन प्लैनेट की लाइट से आप एक्सपोजर सेट कर रहे हैं। और ये भी तो है कि ISS का जो साइज है वो डिफरेंट होता है, बास ट्रांजिट्स में बाद में छोटा होता है। बाद ट्रांजिट फाइंडर नहीं यूज करते शोएब? सॉरी क्या चीज? ट्रांजिट फाइंडर यूज करते हैं आप? ISS ट्रांजिट फाइंडर मैं पहले नहीं यूज करता था, लेकिन अब मैं इसको यूज करता हूँ फॉर सोलर एंड ल्यूनर के लिए मैं इसको यूज करता हूँ। लेकिन मेरा जो कहना चाहिए गो टू ऐप है वो हेवंस अबव था, कि पता चलता है कि उससे वो स्ट्रेट फॉरवर्ड बताता है कि आपके एरिया में कब ट्रांजिट होना है। तो जब वो ट्रांजिट्स मेरे सामने आ जाते हैं कि यार मेरे एरिया में ये आ रहा है, तो फिर देन आई गो टू ISS ट्रांजिट फाइंडर। हाँ जी, ये किसी के सामने से तो नहीं गुजर रहा ये, तो फिर मैं उसके अंदर देखता हूँ कि देन आई गो टू दैट थिंग कि फाइनल फिल्टर करने के लिए कि यार हमारे एरिया में कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा। अच्छा, वैसे ये उमेर भाई ISS ट्रांजिट फाइंडर बड़ी अच्छी वेबसाइट है, और ये उसका होम पेज है, लैंडिंग पेज है। तो जो लोग transit-finder.com पे जाएंगे उनको ये वेबसाइट का पेज नजर आएगा। आप यहाँ पे अपनी डिटेल्स डाल के, डेट डाल के, और एक बड़ा अच्छा सा नक्शा निकल आता है इस तरह का, तो रियली इंटरेस्टिंग। और आप फिर देख सकते हैं इसमें वो आपको साइज भी बता देता है, 1 स्टार 2 स्टार के साइज कितना बड़ा होगा। जी बिल्कुल। ये जो आप देख रहे हैं इस टाइम, ये आज की प्रिडिक्शन थी जो सूरज के आगे से ISS ने गुजरना था 15 अगस्त शाम, बल्कि दोपहर 4:15 बजे। और ये जो लाइन है रेड कलर की, उसका पाथ है, यानी यहाँ पे वो सूरज के आगे से गुजरेगा। और जो बीच में रेड लाइन है, ये है वो लाइन, यानी अगर आप यहाँ खड़े होंगे तो सूरज के सेंटर से ISS उसको चीरता हुआ गुजरेगा। तो शोएब साहब, क्या आज कोई एफर्ट हुआ इसको कैप्चर करने में? नहीं, मेरा एफर्ट इस पे नहीं था आज, कॉज ये मेरी जो लोकेशन है इससे आउट था, कॉज मेरी लोकेशन इससे जरा नॉर्थ पे है थोड़ी सी, तो ये ऑन द थोड़ा साउदर्न एरिया में था। यानी आप चाहते हैं कि कायनात की अरेंजमेंट आपके मुताबिक हो, आप थोड़ा सा
तक वो दुआ ना करें। I waited 3 years for that. बहुत अमेजिंग था। और मैं रोशान आपको बताऊं कि मुझे यकीन नहीं आया कि आई वाज ऑन द डेड लाइन, सेंटर लाइन पे। मैं आई वाज़न्ट बिलीविंग, मैंने को 3 दफा चेक किया उसको। और थैंक्स टू अदील शफीक फॉर द एडवांस वार्निंग आ रहा है। ही डिड दैट थिंग, उसने सबको चौकन्ना कर दिया कि जी कुछ होने वाला है। तो जब उसको जब देखा तो आई वाज मेस्मराइज्ड बेसिकली, यार नहीं ये नहीं हो सकता। ये वो 3 साल आपकी नाउमीदी के बाद एक उम्मीद नजर आए तो आप डबल चेक कर ही लेते हैं। तो वो अच्छा रोशान, वो आईएसएस का इमेज दिखाना जी। ये भी शुएब साहब की रिलेटिवली रीसेंट कैप्चर। हाँ अच्छा शुएब, ये कैमरा कौन सा? ये था जी 224। अच्छा अच्छा अच्छा, ये कलर? नहीं कलर नहीं है, ये आईआर लगा हुआ था इसके आगे। अच्छा, मोनो है और आईआर में आपने किया है? मोनो नहीं, एमसी था, कलर था लेकिन कैप्चर उसने सिर्फ आईआर का एरिया किया और वो मोनो में ही फिर चला गया। हाँ, तो अगर आपने कलर के आगे फिल्टर लगाया है आईआर, तो आपका ग्रीन और ब्लू पिक्सल तो काम ही नहीं आया। हाँ जी, नहीं आया। हाँ ठीक है, लेकिन फिर भी आपने गेन कितना होगा? 400 गेन वाज अराउंड, मैंने इसको भी उस पर सेट किया था वीनस के ऊपर ही। और डिम मैंने अपनी तरफ से तो बहुत डिम किया था। गेन अब मुझे हिस्ट्री याद है, मैं इससे स्पीड बहुत चाह रहा था कि स्पीड बहुत हो और वीनस भी नजर आए साथ साथ। तो उस वक्त ये किया था, बट ये उससे भी बहुत ब्राइट था, वीनस से भी बहुत ब्राइट था। यू कैन सी दैट द बॉडी जो थी वो ओवर एक्सपोज हो रही थी, बट ये अच्छा हुआ कि इसके जो लेकिन शुएब जबरदस्त यार, ये यानी ये तस्वीर देख लेना इज वन थिंग, लेकिन जितनी एफर्ट्स और ट्रायल एंड एरर्स जो इसके पीछे होते हैं ना, वो बड़ी बात है, बड़ी बात है। और बंदा भूल जाता है जब अपनी फुल तैयारी के साथ कॉन्फिडेंट होता है ना, बट वंस आप देख रहे हैं ना कि आईएसएस होराइजन से ऊपर आ गया और आपकी तरफ आ रहा है, उस वक्त ना वो स्टार्ट हो जाता है, ओ यार वो काम स्टार्ट हो जाता है कि वो उसमें ना वो इवन हुआ ये कि मैंने रिकॉर्डिंग इसकी पहले से स्टार्ट की हुई थी अपनी तरफ से, बटन दबा दिया था मैंने, मेरी एक नजर पड़ी, मैंने उसके प्रीव्यूज देखा रिकॉर्डेड फ्रेम्स के ऊपर वो 0 थे। वो मैंने बटन ही प्रेस नहीं किया जल्दी में, मैं अपनी तरफ से पता नहीं क्या प्रेस कर दिया मैंने, तो वो प्रेस किया, देन आई मूव टू दैट फाइंडर एंड देन उसको फिर इस तरह करके ना आई वाज लाइक यूं ही हो गया मैं। तो मतलब जब वो हो रहा है ज़ैनत की तरफ जा रहा होता है तो आप यू आर ऑलमोस्ट अंडर द टेलीस्कोप, और C8 के नीचे घुसना एक बड़ा ऑकवर्ड सा बन जाता है, और वो भी इक्वेटोरियल पे हो तो इक्वेटोरियल खास एंगल्स पे मूव कर सकती है बस। यस तो वो बड़ा इशू। ये मैं देख रहा हूँ कि बड़ा चैलेंज है ये कि इसकी बॉडी इतनी ब्राइट है और इसके पैनल्स इतने डिम हैं। नहीं ये रोशान, इस एंगल पे पैनल डिम है, अभी हमें नहीं पता कि 10 सेकंड्स बाद क्या पैनल्स कितने ब्राइट हो जाएंगे और बॉडी के साथ देखिए ना, इसकी वीडियो अगर आप पूरी मैंने देखी वो इट वाज अराउंड 40 सेकंड्स की वीडियो थी, 40, और इट मूव्ड अ लॉट इन दैट 40 सेकंड, इट मूव्ड अ लॉट लाइक दिस, इस तरह ना यूं करके, और एक फ्रेम दूसरे फ्रेम से नहीं मिल रहा था, इतनी मूवमेंट थी इसकी। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। सो इसके बारे में कि एक वर्क फ्लो क्या होना चाहिए स्टेप बाय स्टेप, उसके बारे में बात करेंगे आपसे कि आपका वर्क फ्लो क्या है, पहले क्या करना है, फिर क्या करना है, बिकॉज ऐसी अपॉर्चुनिटी अगर गई तो गई, फिर आपको पता नहीं कितने रातें वेट करना पड़े। ठीक है। सो शुएब साहब, आपकी एक वीडियो भी हमारे पास है, अगेन मैं आपकी वीडियो कह रहा हूँ, लेकिन जो ये ट्रांजिट की मुझे ये बहुत पसंद है, इसके बारे में थोड़ी बात करें। राइट, ये जो वाइट डिस्क है जी, ये सन है, ये बात वहां से स्टार्ट हुई थी जहां अदील शफीक ने 2 हफ्ते पहले एक अलार्म दिया पूरे लास्ट के पेज के ऊपर कि जी एक आईएसएस सोलर ट्रांजिट होने वाला है लाहौर में। सो वी डेफिनेटली गॉट अलर्ट और हमने कहा कि यार क्या सिलसिला है, तो देन वी ट्रैक, तो मेरे जो पोजीशन थी उसके ऊपर ये डेट जा रहा था बिल्कुल, तो आई थॉट कि यार आई शुड अटेम्प्ट दैट। पहले मैंने मुख्तलिफ कैमरा सेटिंग्स उसकी देखी कि कैमरा DSLR के साथ मैं लेंस लगा लूँ 600 पे तो फिर क्या कैप्चर करूँ। आई वांटेड कि मैं पूरी डिस्क साथ लूँ और मैक्सिमम जूम के साथ जाऊँ अंदर। फिर C8 की ऑप्शन थी कि उसको C8 पे रखें और साथ 1600 mm का जो कैमरा है एस्ट्रो कैम मोनो, ताकि उसकी ज़्यादा हमें चीज़ें मिल जाए, वो रखूँ, लेकिन उसका क्योंकि सेंसर साइज बहुत कम है तो आई वेंट विद द DSLR एंड C8।
DSLR अनमॉडिफाइड है, नॉर्मल चीज़ है बिल्कुल। सो मेरे पास इन टाइम मेरे पास फिल्टर आ गया, सोलर फिल्टर फॉर C8, वो 2 दिन पहले ही पहुंचा मुझे, फॉर सम और रीजन शायद खींच लिया था मैंने। तो ये कोई 7:40 पे सुबह इसका ट्रांजिट था। तो आई वेंट ऑन माई रूफ, मैं रूफ से ही करता हूँ, वहाँ पे गया और कैमरा रखा और साथ आई टू टेक तौलिया मुझे लेना पड़ा और तौलिए के ऊपर रखे, कॉज स्क्रीन नजर नहीं आती है। एक बड़ी बात है कि अगर आप दिन में जो इमेजिंग करते हैं सूरज की इमेजिंग, अब उमैर भाई ने मुझे एक दफा कहा था सबसे मुश्किल काम है, मैंने कहा यार उमैर भाई क्या है, सबसे मुश्किल काम कैसे हो सकता है, लेकिन जब वो की तो पता लगा कि वाकई दुनिया का सबसे मुश्किल काम है सोलर इमेजिंग। वो उसके बड़े लवाजमात हैं अपने, तो अंधेरे में हम फिर भी खुश रहते हैं थोड़ा सा, वो सूरज नहीं छोड़ता। पर वो उसके ऊपर रख के तो DSLR पे देन पहले सूरज को काबू किया, सूरज सेंटर किया, इक्वेटोरियल माउंट को ऑन किया, तो उससे फायदा ये हुआ कि इट स्टेड इन द फ्रेम। और कैमरे की जो सेटिंग थी वो ये की थी कि बहुत ब्राइट एक्सपोजर नहीं देना, कॉज फिर ये सारा जो एक डॉट आपके सामने से गुजरा है ये आपको हमें नजर ही ना आता। तो मैंने जो इसकी जो एक्सपोजर था वो रखा, जो ऊपर आपको एक सन स्पॉट नजर आ रहा होगा सन का ऊपर, वो रखा ताकि वो उसकी कुछ हमें वो भी डार्क ना हो और वो भी ओवर, हाँ ये ऊपर आपको नॉर्थ पे एक सन स्पॉट नजर आ रहा है, इसके आसपास जो है अम्ब्रा और पिनम्ब्रा भी आपने बड़ा अच्छा सेट किया है। ये इसके ऊपर मैंने रख के किया था कि यार बहुत अच्छा शोएब, बहुत अच्छा, सही टेक्निक है। तो इसको रख के किया तो फिर आपको सन जो था वो कदरे डिम हमें मिल गया। फिर जो सबसे इम्पोर्टेंट काम था वो ये कि हेवंस अबव जो मेरे पास थी उसके ऊपर बाय सेकंड आ रहा होता है कि कब उसने जाना है, तो आई स्विच ऑन माय कैमरा रिकॉर्डिंग। ये रिकॉर्डिंग है ऑलमोस्ट 1080 पे और हाईएस्ट फ्रेम रेट्स पे 60 FPS पे किया हुआ मैंने इसको। अच्छा। तो ताकि इसमें से सबसे मैक्सिमम फ्रेम्स में कैप्चर कर सकूं हाई स्पीड के ऊपर, क्योंकि ये 1 सेकंड से भी कम वक्फे में गुजर जाता है। इट वाज लाइक अ फ्लैश, मतलब यूं करके हाँ, ये इसका टाइम क्या है ट्रांजिट का? ये सर 1 सेकंड से कम है। ये कोई 0.7 टाइप से कुछ 6 ऐसे। इतना होता है, 0.67 टाइप होता है कुछ ऐसे, बिल्कुल ऐसे। तो ये सबके लिए मैं बता दूं कि ये वीडियो शेफ साहब गालिबन रियल टाइम नहीं है, ये 0.5x लो है। अच्छा, वाह, इट्स हाफ द स्पीड। जबरदस्त। और अब आप यहाँ से अप्रिशिएट कर सकते हैं कि जो आपकी ISS की पिक्चर थी जो हमने पहले देखी है जी, कि उसकी रेजोल्यूशन और वो साइज अब आप अप्रिशिएट करें कि कितना छोटा नजर आता है आसमान। डेफिनेटली, बिल्कुल। बल्कि इसमें एक और जो यानी अब इसमें जो चैलेंजेस हैं वो तो इतने ढेर सारे, फिर हम उसके ऊपर बात करना शुरू हो जाएंगे। एक चैलेंज इसमें ये भी है कि आपका कैमरा जितनी तेजी से पिक्चर्स कैप्चर कर रहा है, क्या वो लिखी भी जा रही है वो पिक्चर इतनी तेजी से? आपका अगर DSLR है तो आप कार्ड कौन सा यूज कर रहे हैं, ये चीजें। और अगर आप लैपटॉप के साथ अटैच करके बैठे हुए हैं तो लैपटॉप में रिकॉर्डिंग तेज हो रही हो, यही वजह है ना शोएब। वो हमारे जो ZWO वाले कैमरे हैं उनकी अपनी मेमोरी होती है, 256 होती है ना, तो हाँ इसलिए कि वो उसके अंदर डालता है। मेरे पास एक लूनर वीडियो है, बड़ी प्रिस्टीन यानी वो नाइट थी जब मैंने चांद की वो वीडियो बनाना, और मेरे जहन में ये था कि गलती मैंने ये की कि मेरे जहन में ये था कि मैं जितने फ्रेम्स कैप्चर कर सकता हूँ करूँ, तो वो मैंने गेन 1 पे कर दिया था DR के लिए ना। तो लेकिन वो तकरीबन कोई 90,000 इमेजेस थे उस वीडियो में। अच्छा, अब वो वीडियो ओपन ही नहीं हुई, वो ओपन ही नहीं मैं कर सका, ठीक है ना। वो कोई सॉफ्टवेयर कैप्चर किया सब कुछ, तो वो कहाँ है? नहीं, वो वीडियो विजिबल तो है लेकिन वो प्रोसेस नहीं हो सकती, कोई सॉफ्टवेयर उसको प्रोसेस नहीं करता। वो इतने GBs की है कि वो ओपन ही नहीं होती। मैंने फिर उसके यही सोचा था कि उसके टुकड़े करके ना किसी तरीके से, तो लेकिन वो नहीं हुआ। अच्छा, तो मैं भी, आप जिक्र कर रहे हैं रीड और राइट स्पीड का, और उसमें क्या हमारी USB केबल कैमरे की जो केबल की लेंथ है, क्या वो मैटर करती है कि वो लंबी चौड़ी लोग? वो भी, और USB 3 USB 2 का तो कोई सीन ही नहीं है। अब DSLR का तो साइज भी बड़ा है, तो लेकिन ये जो ZW टाइप कैमरे होते हैं
इसमें आप ROI भी सेट कर सकते हैं। हाँ जी। तो लेकिन ये है कि असल कमाल अभी आपने देखा ना कि वीडियो में आपने देखा कि एक इमेज के बाद अगले इमेज में एक जंप है, तो जी, वो थोड़ा सा ये जिटर नजर आता है। हाँ वो ये रीड और राइट का इशू है जो कैमरा कर रहा है, रीड और राइट का है। हाँ तो वो हाँ। एब्सोल्यूट फ्लो नहीं है। अच्छा, और ये ये आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, क्या हमारे एस्ट्रोनॉमी कैमरास में USB-C आना शुरू हुआ है? USB-C तो मैंने कहीं नहीं देखा। नहीं वैसे Right. मैं यानी ये वाली जो चीजें होती है ना कि मैन्युफैक्चरर इस तरह की चीजें स्विच करें, चेंज करें, वो यूजर्स पे बड़ी भारी पड़ती हैं। बिल्कुल। केबल्स, अडेप्टर्स, लैपटॉप्स, बहुत इशू। अभी वो विंडोज की बात हो रही है कि जी नया ऑपरेटिंग सिस्टम आ रहा है, हम तो भागते हैं उससे, क्योंकि एक दफा नया इंस्टॉल करेंगे कोई ड्राइवर नहीं चलेगा और रोले मचेंगे। तो ये विंडोज 10 के साथ हुआ था। विंडोज 10 पे हमने भुगता हुआ है, सालों भुगते हुए हैं। इसमें जो DSLR का मैं यूज कर रहा था, वो जो उसमें मेमोरी कार्ड था वो क्लास 10 का था। ये यूज करना चाहिए, एक्सट्रीम प्रो। ये 10 गालिबन शायद ये इधर लिखा होता है क्लास बोल्ड 10 डायरेक्ट। क्लास 10 लिखा हुआ है। हाँ जी 10, ये 10 सा लिखा हुआ है कुछ इसमें। हाँ जी 10 लिखा हुआ है और ऊपर आपके ये 170 MB/सेकंड है और ये एक्सट्रीम प्रो SanDisk का कार्ड है। ये और में भी आता है, सैमसंग में भी और दूसरों में भी, बट इट्स एक्सट्रीमली जबरदस्त कार्ड है ये। आपकी आप इससे परेशान नहीं होंगे। और सिमिलरली लैपटॉप के लिए जब आप प्लैनेटरी इमेजिंग करें, यू गो फॉर USB 3 एंड SSD, बिकॉज आप USB 3 लेके और हार्ड ड्राइव अपनी पुरानी रखेंगे तो इट वोंट वर्क। सो SSD के लिए थोड़ा सा इन्वेस्ट कर लें उसमें, यू विल बी अमेज्ड कि कितना डेटा फ्लो आता है और कोई ब्लॉकेज नहीं आती उसके अंदर राइट करने में, पढ़ने में, तो यू विल बी अमेज्ड। तो शेब साहब, ये आपकी बनाई हुई एक कॉम्पोजिट पिक्चर है उस वीडियो से, तो ये मैं चाहता हूँ इस पे आप जरूर मेंशन करें। मैं हैरान होता हूँ कि कितना प्रिसाइजली सेंटर में से स्पेस स्टेशन गुजर रहा है। जी बिल्कुल, दैट्स अमेजिंग। सो इट वाज वेरी अमेजिंग। और इसमें सिर्फ एक पॉइंट जो था वो ये था कि अब हमें इक्वेटोरियल माउंट्स में जो हमारी जो इतनी अच्छी प्रिसाइज नहीं होती, तो कभी कभार सूरज या चांद ऊपर नीचे जा रहा होता है, हल्का हल्का ड्रिफ्ट कर रहा होता है हाई मैग्निफिकेशंस पे। सो आई मेड श्योर कि मैं तकरीबन 10 सेकंड पहले इसको एक जगह सेट कर दूं ताकि मेरा फिर दोबारा उसमें वो जर्क ना आए, या क्योंकि जर्क जैसे ही दिया और उसमें से ट्रांजिट गुजर गया तो ये ना होता। सो दैट वाज द पॉइंट। ऑल्सो सांस रुका हुआ था और समझ मतलब जैसी जैसी सेकंड्स खत्म हो रहे थे, आई वाज लाइक के 1-2-4 सेकंड का लैग होता है उसमें, आप बिल्कुल इट्स लाइक एंड व्हेन इट वेंट फ्रॉम लाइक दिस, वो तौलिए में से फिर आवाज निकली कि that was amazing. I'm glad कि आप ऊपर अकेले थे छत पे जब ये आवाज निकली। हाँ एंड और ये आप देखेंगे कि ये आप उसकी स्पीड आप देखेंगे, आई वाज एट 60 फ्रेम्स पर सेकंड, और ये गैप बहुत कितना माइन्यूट है इसके अंदर। और इंटरेस्टिंगली आप देखेंगे कि इसकी ओरिएंटेशन भी चेंज हो रही है ISS की। सिर्फ इतने से पॉइंट में उसकी ओरिएंटेशन काफी हद तक चेंज हो गई हुई है। Oh, that's very interesting. ये मैंने नोट अप किया है। हाँ, ये शुरू में कुछ और है, एंड पे कुछ और है। Oh my God, अच्छा, वाओ, बिल्कुल बिल्कुल। आप यहाँ देखें तो दोनों सोलर पैनल सिमेट्रिक नहीं है। बिल्कुल, अभी आहिस्ता आहिस्ता ना उस तरफ होता जाएगा मुंह उसका। ये देखिए आहिस्ता आहिस्ता उधर मुंह हो रहा है इसका। अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। तो बहुत जबरदस्त ये स्पीड के साथ एंड इसकी मूवमेंट जो है दैट इज माइंड बॉगलिंग, टोटली माइंड आउट हो जाता है। ये सेम फिनोमेना है जो शुएब साहब भी कैप्चर कर रहे थे और रोशान नदीम जो हमारे मेंबर है वो भी कैप्चर कर रहे थे। तो ये डिफरेंस इन लोकेशन की वजह से ये जो शिफ्ट है ये देखा गया। दैट इज रिमार्केबल। और मैं एक चीज बताता चलूं, ये मेरा ख्याल है ये लिया गया है इस HSN कॉलेज के साथ जो कॉलोनी है जमान पार्क। अच्छा, ये जमान पार्क का है। और उस और मनीब जो था वो एक और लोकेशन में था हमारी ही विसिनिटी में, मुगलपुरा साइड पे जो उसमें से गुजरा है। तो वहां से ये अब देखिए जरा सा किया है तो ये नीचे आ गया है, इसकी जो ट्रांजिट लाइन है नीचे आ गया हम सिर्फ। और ये इट इज ओनली 6 किलोमीटर अवे। 6 किलोमीटर जो इमेजर्स का आपस का डिस्टेंस है, मैं ये क्लियर कर दूं। इमेजेस का डिस्टेंस, हाँ डेफिनेटली इमेजेस का डिस्टेंस है। और उससे ये इतना फर्क पड़ गया है कि आप एक चीज को कहां से देख रहे हैं और कहां से देख रहे हैं, तो एक बैकग्राउंड से कितना डिफरेंट जा रही है।
मैंने हमेशा चाहा है कि एस्ट्रोनॉमी में, एमेचर एस्ट्रोनॉमी में, तस्वीरों से कुछ ना कुछ डेटा, कुछ ना कुछ नया सीखने वाला एलिमेंट हम निकाल सकें। तो जाहिर है शोएब साहब ने जहां से तस्वीर ली वहां से स्पेस स्टेशन सेंटर से गुजर रहा था सूरज के, ज़मान पार्क में थोड़ा सा नीचे से गुजर रहा था। दिस डिफरेंस ये हमें कुछ बता रहा है, और ये एस्ट्रोनॉमी के अंदर पैरालैक्स का जो फिनोमेना है वो बड़ा सेंट्रल है इन फाइंडिंग सितारों का फासला और बड़ी और चीजें हैं। तो सैयद मुनीब अली जो हमारे मेंबर हैं, उन्होंने फिर अपनी तस्वीर जो उन्होंने अलग से इस ट्रांजिट की थी, वो और रशान नदीम की तस्वीर का जो गैप है उससे उन्होंने थोड़ी सी मैथमेटिक्स लड़ाई, और ये एक उन्होंने जबरदस्त कैलकुलेशन की, बहुत अच्छी, जिससे उन्होंने अपना और रोशान नदीम का आपस का अर्थ के ऊपर डिस्टेंस मेजर किया। ब्रिलियंट, दैट वाज ब्रिलियंट। तो ये अमेजिंग काम है जो मुनीब आपने किया है, और दिस इज ट्रूली यू नो दिस इज व्हाट इट्स अबाउट, कि आप एमेचर एस्ट्रोनॉमी, ठीक है जी, वो फिनोमेना हो रहा है, लेकिन यू कैन एक्सट्रैक्ट रियल इंफॉर्मेशन फ्रॉम इट, रियल साइंस फ्रॉम इट। बिल्कुल, दैट वाज अमेजिंग, दैट इवन लाइक उसने ना हमारी आंखें खुल गई। हम तो इमेजिंग करते हैं ज्यादा, लेकिन जब ये आया ना बीच में कि इमेजिंग को ज्वाइन करके उससे साइंटिफिक डेटा जब एक्सट्रैक्ट किया, थम्स अप टू हिम, मतलब ये बहुत अच्छा काम किया उसने। जितने मैं ये अक्सर बात करता हूँ कि जितने इमेजेस उतरते हैं और हार्ड डिस्कों में चले जाते हैं, कहीं कोई आई डोंट नो कोई ऐसा डेटाबेस होना चाहिए जहाँ जो डाटा जिसमें सिंपली फाइल्स अपलोड कर दी जाएं और हेडर रीड हो जाए, और हेडर को रीड करके ग्रुपिंग्स हो जाएं, एंड आई डोंट नो कोई ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर्स हों, मे बी उसमें एस्ट्रॉइड्स निकाल लें, आई डोंट नो अकल्टेशंस निकाल लें। सो आई मीन ये पॉसिबल है। ज़ाहिर मुझे नहीं पता ये कैसे होगा या कैसे नहीं होगा, लेकिन ये बहुत सारे इमेजेस हार्ड डिस्कों में पड़े रह जाते हैं, बहुत सारा डाटा। अब जैसे ये ट्रांजिट का है, ये इनके पास पड़ा हुआ है, लेकिन इसमें से कुछ चीज़ें हो सकती थी जो बाहर निकल सकती हैं, जिस तरह मुनीब ने किया। तो ये मैं एक मिस करता हूँ कि बहुत सारा डाटा जो है, रॉ डाटा जो है, यानी ये हमारी लैब्स हैं, हमारी टेलीस्कोप्स और हमारे ये कैमरे, तो हेडर कैन हेल्प अ लॉट। आई डोंट नो ये कहीं ये है या नहीं कि सिंपली आप भेजते जाएं, और मुझे तो नहीं पता इसका अगर कोई है तो ये चीज़ बड़ी कीमती है जो मिस हो रही है और डाटा ज़ाया हो रहा है। मैंने ये पढ़ा हुआ था कि अभी भी लोग, आई डोंट नो, मैंने ये पढ़ा हुआ था कि रिसर्चर्स किसी स्टार के ऊपर काम करते हैं और उन्हें किसी चीज़ के मतलब कुछ पता चलता है तो वो उसकी हिस्ट्री देखते हैं, और वो देखते हैं कि 100 साल पहले के कैटलॉग में ये इस तरह विजिबल था, या इसकी नेकेड आई फोटोमेट्री किसी ने की थी तो वो ऐसे की थी। तो ये वाली जो हिस्ट्री है बड़ी कीमती है, और क्योंकि कायनात जो है वो छोटे छोटे हमें सेगमेंट्स में नजर आती है, इट्स अ बिग मूवी, तो जितना हमारे पास बड़ा क्लिप आ जाए वो उतना ही हेल्दी है। एक एमेचर एस्ट्रोनॉमर ने नासा के डेटाबेस में वो मतलब they found almost 20-30 asteroids. Yes. They found और डेटा पड़ा हुआ था, सिर्फ उन्होंने आर्काइव्स में से उसको रीड करके उसको कोलैबोरेट डिजिटाइज किया, और जैसे जैसे वो डिजिटाइज करते गए they found these asteroids और things, and that was amazing. अब वो सुमेर वाली बात है कि डेटा was there but कुछ करने वाला होना चाहिए था। जी, मैं ये जो ISS की ट्रांजिट के हवाले से कभी कभी सोचता हूँ कि किसी टाइम में कहीं तो ये पॉसिबल होगा कि ये किसी प्लैनेट के ऊपर से हमें गुजरता हुआ आगे से नजर आए, गालिबन जुपिटर के आगे से या सैटर्न के आगे से, तो बड़ा इंटरेस्टिंग व्यू होगा वो भी, ISS की ट्रांजिट, प्लैनेटरी ट्रांजिट। सो आखिरी चीज जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ वो मेरी फेवरेट ISS की सोलर ट्रांजिट इमेज है, और वो अमेरिका से ली गई थी, और ये आपके सामने इंतहाई खूबसूरत, ये बहुत खूबसूरत इमेज है। अच्छा आप देखें इसमें इन्वर्टेड है और बाहर उसने उसको वैसे ही रहने दिया है, और मेरा जहाँ तक ख्याल है, जितनी थोड़ी बहुत इमेजिंग मुझे आती है, ये रेड कलर इसने खुद बाद में ऐड किया है। ये रियल में होगा,
लेकिन वो उसने उसको एनहांस किया है, तो बहुत खूबसूरत है। बाज लोग सिर्फ वो कलर्स के पीछे जाते हैं ना जो, तो उनके लिए तो ये इमेज बहुत ही जबरदस्त होगा। अमेजिंग। ये वॉशिंगटन से रेनी कोलाकुर्सियो, प्रॉब्लली मैं नाम गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ, उन्होंने ये कैप्चर किया था। तो बहुत शुक्रिया जी। शुएब, अगर आप हमारे पोटेंशियल ISS ट्रांजिट कैप्चरर्स से मुखातिब अगर हों तो उनको क्या स्टेप्स चाहिए, कौन सा सॉफ्टवेयर चाहिए, अगर आप ब्रीफली बता सकें 2 मिनट। ये मैंने इसको कैप्चर किया है ऑलमोस्ट 600 mm से भी, जो नॉर्मल लेंस होता है DSLR का, उससे भी मैंने कैप्चर किया हुआ और कैप्चर हो जाता है उससे। सिर्फ आपका और कायनात का ताल्लुक ऐसा बन जाए कि एक ही फ्रीक्वेंसी के ऊपर और सीन भी बिल्कुल ठीक हो तो कैप्चर हो जाता है। अच्छा, पहला आपने काम ये करना है कि आपने सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है हेवंस अबव के नाम से आपके मोबाइल में, या स्टेलेरियम पे चले जाएं। वहां पे आप अगले 7 दिन का या 5 दिन का ISS का ट्रांजिट आप देख लें। ठीक है जी। हेवंस अबव ऐप है, आपके लोकेशन को ऑटोमेटिकली पिक करती है GPS के ऊपर और बता देगी कि ISS के ट्रांजिट आपकी लोकेशन पे कब है। कोशिश करें -3 से ऊपर का मैग्नीट्यूड हो जो जिस पास को आप पकड़ना चाह रहे हैं, और आसमान में वो 50-60 डिग्री से ऊपर हो, वो सामने उसके लिखा होता है। हर पास को कैप्चर करने की जरूरत नहीं है, इस पास को कैप्चर करना है जो -3 से ऊपर हो मैग्नीट्यूड में, और अल्टीट्यूड उसका 50 to 60 डिग्री के करीब हो। एक चीज वो आपको बता देगा कि किस होराइजन से कब निकलेगा। तो आप अपने बाहर जाके देख लें कि मेरा नॉर्थ क्या है, मेरा साउथ क्या है, मेरा ईस्ट वेस्ट क्या है, क्योंकि आमतौर पर इधर भूल जाते हैं लोग कि हमारा नॉर्थ साउथ कहाँ पे है। तो वो आपने डिटरमिन कर लेना है कि आपको रफ आइडिया होना चाहिए कि यार यहाँ से निकलेगा। फाइनल हो गया कि टाइम पता लग जाएगा और डायरेक्शन। अब इक्विपमेंट की बारी है। आपके पास DSLR है, आपके पास एक टेलीस्कोप है, नॉर्मल टेलीस्कोप है। कोशिश करें 1000-1500 से भी तक से काम चल जाता है, जो भी आपके पास है। आपने एक ब्राइट स्टार लेना है, उसके ऊपर बेथन ऑफ मास्क होता है, वो लगा के आपने उसकी वो कर लेनी है, फोकस ठीक कर लेना अपना। बेस्ट ऑप्शन हमारे पास यही है फिलहाल। या मून निकला हुआ है तो मून के ऊपर फोकस कर लें, किसी स्टार के ऊपर फोकस कर लें। अब आपका फोकस वाला काम खत्म हो गया। अब आपने एक्सपोजर सेट करना है। आप स्टार एक लें, वेगा आजकल निकला हुआ है, आप इतना उसका एक्सपोजर रखें कि वेगा बिल्कुल डिम हो जाए, या हाई स्पीड उसकी थोड़ी सी स्पीड तेज कर दें, ISO ड्रॉप कर दें, और वेगा तकरीबन डिम, बिल्कुल डिम सा आपको नजर आ रहा हो। ठीक है, ये अब आपका एक्सपोजर भी सेट हो गया। अब आपने वेट करना है उसके निकलने का। आपका जो फाइंडर स्कोप है टेलीस्कोप का, और जो टेलीस्कोप आपकी मेन है, वो एक जगह पे देख रहे हो। ये आप दिन में भी कर सकते हैं। दिन में अपना टेलीस्कोप रखें, दूर किसी चीज पे फाइंडर स्कोप लगाएं, अपना क्रॉस आ जाता है, और अपने टेलीस्कोप में देखें कैमरे में भी वो सेंटर में आ रहा हो। ठीक है, अब आप दोनों, अब इसको छेड़ना नहीं है आपने। टेलीस्कोप आपने सेट की, मुंह उसका किया जहां से उसने निकलना है, और जब वो तकरीबन 30-40 डिग्री से ऊपर जाए तो आपने अपना वीडियो ऑन कर देना है। उसको स्नैपिंग ना कीजिएगा, वीडियो ऑन कर दें, और अपने फाइंडर स्कोप से उसको देखते जाएं, उसको सेंटर में रखने की कोशिश करें, और उम्मीद करेंगे कि एक आधा फ्रेम वो कैप्चर करता जाएगा। आपकी वीडियो बनेगी कोई 2.5-3 मिनट की। आपने उसको कोशिश करना है कि अपने उसमें रखें। तो जब ये चीज खत्म हो जाएगी, आपके पास एक वीडियो आ जाएगी। आपने सॉफ्टवेयर में जाना है, पिप के नाम से एक सॉफ्टवेयर है, वहां पे एक प्लानिटरी का ऑप्शन, ISS का ऑप्शन होता है, उसको आपने क्लिक कर देना है। वो आपकी वीडियो को ग्रेड कर देगा कि जी इन फ्रेम्स के अंदर वो समझता है कि ISS है, तो वो आपको फ्रेम्स मिल जाएंगे। उन फ्रेम्स को आप इंडिविजुअली देखते जाएं। ठीक है, जहां आपको बेस्ट नजर आई, जो आपने अभी ISS का एक पिक्चर देखी है, ये 8000 फ्रेम्स में से एक पिक्चर थी जो आपने देखी थी, तो वो अच्छी निकलेगी। इसी तरह आपका ISS जो है वो कैप्चर हो जाएगा। तो ये तरीका है बेसिकली। नहीं, ये शुएब ने बड़ी अच्छा एक वर्क फ्लो बता दिया, और मैं तो ये कहूँगा कि ट्राई करें, अटेम्प्ट करें, और जो भी आपके पास इक्विपमेंट है, ये ना देखें कि जैसा भी रोशान ने अपना फेवरेट इमेज दिखाया है इसका, कि वैसा अगर आएगा तो मैंने उतारनी है तस्वीर, वरना मैंने अटेम्प्ट ही नहीं करनी। तो अटेम्प्ट कीजिए, और जैसा भी चाहे एक नुक्ता नजर आए, लेकिन एक्चुअल आपका इमेज होगा, आपका पहला इमेज होगा जिसमें आप रियल में आइडेंटिफाई कर सकेंगे ये नुक्ता जो है ISS है। और मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ी शॉट है, जैसे कि आप पैनल्स देखें, आप देखें उसकी इंडिविजुअल कंपोनेंट्स नजर आ रहे हैं या नहीं आ रहे। और जिस चीज की आप फिक्र कर सकते हैं वो यही है कि आपकी टेलीस्कोप, आपका लेंस, टेम्परेचर उसका बाहर जो है
मैंने ये बहुत इम्पोर्टेंस देखी है इसकी। टेम्परेचर उसका बिल्कुल इक्वल होना चाहिए। घास पे अगर आप कर लें, कहीं किसी भी जगह घास आप देख लें, हीटर से जो आउटडोर यूनिट्स हैं एसीज के, इससे भागें, इससे दूर हों। और घर में है तो कुछ दिन बंद करवा दें, कह दें उनको लाइट चली गई है। और लेकिन कुछ ऐसा करें कि आप अपने इक्विपमेंट के ऊपर आपका कंट्रोल है, एटमॉस्फेयर के ऊपर आपका कंट्रोल नहीं है। और अभी बहुत बातों के ऊपर हम नहीं जाते कि सेंटिलेशन के लिए क्या क्या आप कर सकते हैं, बड़ा अपर्चर किस तरह काम करता है, कैमरे कैसे हैं, ZWs अगर आपके पास हैं तो आप इनके साथ क्या गेमें खेल सकते हैं, इसके ऊपर हम बात नहीं करेंगे। ये हमारे जो बुजुर्ग शुएब साहब हैं ये राज ऐसे खोलना पसंद नहीं करते। तो बस ये मेरे होंगे रिमार्क्स। बस मैं ऐड करता जाऊं कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है वो ये है कि इमेजर का जिंदा होना भी जरूरी है, क्योंकि अगर वो आउटर्स बंद करवा देगा अपने घर वालों के तो वो शायद उसकी जिंदगी का पैमाना जो है वो इस काबिल ना रहे कि वो ISS को इमेज कर सके। ये मशवरा शुएब आमतौर पे जख्मी दिया करता है। चलें जी, ठीक है, मेरा ख्याल है इसके साथ हम क्लोज करते हैं। बहुत शुक्रिया शुएब साहब आपका, और उमैर भाई आपका। और जो लोग हमें देख रहे हैं, अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस हो आप कमेंट्स में करिएगा, इंशाल्लाह हम आपको जरूर उसका जवाब देंगे। थैंक यू सो मच। मैं ये रोशन चाहूंगा कि अगर हमारे सुनने वाले कोई किसी स्पेशल टॉपिक पे चाहते हैं कि हम उसके ऊपर कोई बात कर सकें तो हाजिर हैं, अगर हमें थोड़ा बहुत आता है तो जरूर। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।